जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका भारतीय एजुकेटर्स में। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रीजनिंग की ताबड़तोड़ क्लासेस। इसका मतलब क्या है कि अब भारतीय एजुकेटर्स चैनल पर आपको डेली मैथमेटिक्स के साथ साथ एक रीजनिंग की भी वीडियो देखने को मिलेगी। रीजनिंग की क्लासेस के से अपन रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से सीखने का अपन प्रयास करेंगे। तो रीजनिंग का आज अपने पास जो पहला टॉपिक है वो है अपने पास अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स यानी कि हो गया वर्णमाला। ठीक है, आज की क्लास में अपन रीजनिंग की क्लास में अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला पढ़ेंगे। बचपन से अपन वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ता रहे। अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या हो गया? अक्षर। ठीक है, अब अपन को पता है अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब अपन अंग्रेजी वर्णमाला की एक बार जब यहाँ पर बात करते हैं तो अपन को पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये अपन को पता है, ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 26 में सेपरेशन कैसे होता है? 5 होते हैं अपने पास वोवेल्स एंड 21 होते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। ठीक है, और ये हो गए अपने पास स्वर। 5 अपने पास, 26 में से 5 अपने पास होते हैं वोवेल्स और 21 अपने पास क्या होते हैं? व्यंजन। 5 कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं अपने पास ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अपने पास स्वर होते हैं और बाकी जो भी 26 अक्षरों में से बचा वो अपने पास क्या होता है? व्यंजन होता है। तो आज अपन इंग्लिश की वर्णमाला के एस से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका अपोजिट ऑर्डर और उन ऑर्डर की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अपन कैसे उनको याद करेंगे। मेन उद्देश्य क्या रहेगा अपना कि याद कैसे करें उनको। याद आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी कर सकते हो, या आपको लगे कि अपन इससे भी सीधा कोई और तरीका है तो अपन उसको भी यूज़ करेंगे। तो आज अपन बेसिकली पढ़ेंगे क्या? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स को अपन किस प्रकार अरेंज करते हैं, या जब ए और जेड है तो इसका मतलब क्या है। जब एक जगह पे ए और जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि एक का अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या है? यहाँ पे जेड है। जब अपन अल्फ़ाबेट्स की शुरुआत करते हैं इंग्लिश में तो ए से लेके जेड तक आता है। ए स्टार्टिंग में फर्स्ट पे आता है और जेड लास्ट में फर्स्ट पे आता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में एक समानता है कि ये भी फर्स्ट है वैसे तो, और फर्स्ट ये भी है, लेकिन यह आगे से फर्स्ट है और यह पीछे से फर्स्ट है। जिससे बहुत से बच्चे हमेशा नीचे से टॉप करते हैं, ऊपर से तो टॉप करता ही है, लेकिन जो नीचे से टॉप करता है वही तो होता है असली दिमागदार। असली दिमाग कक्षा की बैक बेंच पे होता है और बैक बेंच पे बैठने वाला ही नीचे से टॉप करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन समझ गए कि पीछे से जो फर्स्ट डिजिट आएगा या फर्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा वो अपने पास क्या आएगा? जेड, और जो आगे से आएगा वो आएगा ए। तो इस प्रकार ए और जेड क्या हो गए अपने पास? अपोजिट डिजिट्स हो गए। आज अपन अपोजिट डिजिट्स यानी कि विलोम अल्फ़ाबेट यानी कि विलोम अक्षर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब विलोम अक्षर तो अपन को पता है कि अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि अपन को ये याद नहीं होते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का अपन को पता है कि करना कैसे है, लेकिन एग्जाम से अपन को याद नहीं आते हैं कि एन का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ओ का क्या होगा, ई का क्या होगा। तो आज अपन उसको ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि अपन ईजिली उसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास कुछ मैं आप यहाँ पे लाइंस लिख रहा हूँ, उन लाइंस से अपन वो अपोजिट वर्ड्स या अपोजिट अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो एक लाइन है मेरे पास, अपन ए से लेके जेड तक चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर्स में अपन चल रहे हैं 1 से लेके 26 तक। अपने पास है पहला वाक्य है अपने पास, आज़ाद ने मुझे बाय बोला। मुझे बाय बोला, आज़ाद ने मुझे बाय बोल दिया और क्या करा वो? चेस्ट एक्सरे कराने चल गया। ठीक है, चला गया। आज़ाद को मेरा मित्र है, आज़ाद ने मुझे बोला कि बाय, और मैं जाता हूँ चेस्ट एक्सरे कराने। ठीक है, जब वो चेस्ट एक्सरे करा के वापस आता है तो दूसरी पंक्ति अपने पास क्या हो जाती है? फिर वह जब
दूध वाले के पास जाता है, मतलब वहाँ से जब वो वापस आता है तो वह दूध वाले के पास रुक जाता है। लेकिन जब वह दूध वाले के पास जाता है लेकिन वहाँ पे उसको दूध के बर्तन क्या दिखते हैं? खाली दिखते हैं। दूध के बर्तन एम्प्टी, यानी कि वैकेंट। दूध के बर्तन उसको एम्प्टी या वैकेंट उसको दिखते हैं और वह दूध नहीं ला पाता है। ठीक है, जब वह दूध नहीं लाएगा तो उसकी पत्नी नाराज़ होगी। जब पत्नी अपन को कोई काम कहती है कि बाज़ार से वो चीज़ लेके आनी है और अपन वो नहीं कर पाते हैं तो घर पे जाते हो नाराज़ तो होगी ना, तो यहाँ पे पत्नी हो जाती है नाराज़, उसकी पत्नी नाराज़ होती है। तो आज़ाद ने अब एक दिमाग लगाया, आज़ाद ने दिमाग लगाया कि चलो जीटी घूमने चलते हैं, जीटी घूमने चलते हैं। जो लोग राजस्थान से हमारे पास जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जीटी जयपुर में एक ऐसा मॉल है जिसको एक छोटा सा बट्टा भी अच्छी तरीके से जानता है। तो यहाँ से आज़ाद क्या कहता है उसकी पत्नी को, चूँकि चलो जीटी घूमने चलते हैं। अब जब वाइफ को घूमने के लिए कह रहे हैं तो मना कौन करेगी। उसने कहा कि चलो चलते हैं, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने गाना गाया, हम साथ साथ है, हम साथ है। ठीक है, ये उन्होंने वहाँ पे गाना गा लिया। यह गाना गाते गाते वो पहुँच जाते हैं इंडियन रेलवेज़ में, मतलब इंडियन रेलवेज़ के रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, इंडियन रेल में बैठकर इंडियन रेल में वो बैठ जाते हैं। जोधपुरी क्वीन से मिलने वो जोधपुर चल जाते हैं, से मिलने वो जा रहे हैं, से जाते हैं। ठीक है, जीटी वो घूमने चलते हैं, जीटी वो घूमने गए, वहाँ पे उन्होंने गाना गाया हम साथ साथ है। उसके बाद वो घूमते घूमते इंडियन रेल में बैठ गए, और रेल में बैठने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो जोधपुरी क्वीन से मिल के आते हैं। जोधपुरी क्वीन से जब वो मिलने गए तो उनको अपॉइंटमेंट मिला। जब बड़े आदमी हैं तो वहाँ को मिलने के लिए उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो जब अपॉइंटमेंट मिला तो अपॉइंटमेंट क्या आया कि या तो कल मिल सकते हैं, कल, या फिर परसों मिल सकते हैं, कि या तो कल मिल सकते हैं या फिर परसों मिल सकते हैं। तो इनका हो गया दिमाग ख़राब। इन्होंने क्या कहा फिर, जब उन्होंने मना कर दिया कि आज जोधपुरी क्वीन आपसे नहीं मिल सकती, तो इन्होंने सोचा, तो आज़ाद और उसकी पत्नी ने सोचा कि लाइफ ओके है, लाइफ ओके है, और इसका मतलब क्या है कि अब मेरा मिलने का मन नहीं है, मिलने का मन नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने कुछ लाइंस लिखे हैं। इस लाइन से अपन जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको अपोजिट अपन देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो अपन को क्या कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स दिखे, यहाँ से जब शुरू करते हैं तो ए से दिख गया अपन को जेड, ए जेड। इसके बाद दिख गया बी वाई, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद दिख गया सी और एक्स। यहाँ पे जो भी कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ वही अल्फ़ाबेट्स है। जब सी और एक्स पे चल गया तो उसके बाद में गया डी और डब्ल्यू पे। डी और डब्ल्यू के बाद में जाने के बाद में किसके पास गया, ई और वी पे, यानी कि एम्प्टी और वैकेंट पे में गया। ई और वी पे जाने के बाद मेरे को जी और टी पे गया, मतलब जीटी में गया। उसके बाद एच और एस, यानी कि हम साथ साथ है, उन्होंने गाना गाया। उसके बाद वो इंडियन रेल में बैठे और वहाँ से जोधपुरी क्वीन से मिलने वो चले गए। जोधपुरी क्वीन से मिले, वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट मिला कि कल या परसों आप मिल सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ तो ओके है, हमारी लाइफ ओके है और मिलने का मन नहीं है। तो जब मन नहीं है तो वो वहाँ पर मिलेंगे नहीं, और इस तरीके से वो वापस अपने घर जयपुर आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी अपन इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा तरीका आपको पसंद आया तो आप इसको लिख सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से आप कोई भी इससे ज़्यादा इजी तरीका बना सकते हो। तो इसके बाद अपन एक बार इसको एक साथ लिख देते हैं कि अपन ने जो भी लिखा है वो क्या है। देखिए अपने पास आता क्या है, आज़ाद है। आज़ाद कहाँ जाता है, आज़ाद मुझे बोलता है बाय। तो फर्स्ट क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट हो गया अपने पास आज़ाद जो मुझे बाय बोल रहा है। सेकंड क्या हो गया मेरे पास, आज़ाद ने मुझे क्या कहा, बाय बोला। तो बी और वाई दोनों इसके अपोजिट है। उसके बाद वह क्या करा, मुझे बाय बोलने के बाद वह चेस्ट एक्सरे कराने चला गया। चेस्ट एक्सरे कराने के बाद जब वापस आ रहा था तो वह कहाँ गया, दूध वाले के पास गया। दूध वाले के पास गया तो वहाँ उसको पता लगा कि जो दूध के ड्रम्स होते हैं वो क्या है, एम्प्टी है।
एम्प्टी मतलब वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी मिल गया। जब ए और बी मिल गया तो फिर वो उसने सोचा, एक चीज़ अपन यहाँ पे भूल गए, एफ, जो लास्ट में अपन लिखना भूल गए। तो एफ और एफ का अपोजिट क्या आएगा, यू, ठीक है। एफ और एफ का अपोजिट क्या आएगा, यू। तो यहाँ पे लाइन क्या बनती है कि आज़ाद सोचता है कि अब दूध तो यहाँ पे नहीं मिला, तो अब मैं वाइफ के लिए, वाइफ को जाके कहता है कि मैं आपके लिए दूध नहीं ला पाया, मैं आपके लिए, मतलब क्या हो गया, फॉर यू दूध नहीं लाया, ठीक है। आज़ाद ने उसकी पत्नी से कहा कि मैं आपके लिए दूध नहीं लाया, और आपके लिए को क्या लिखा, फॉर और यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट अपने के पास क्या हो गया, एफ और यू, मतलब फॉर यू। इसके बाद अपने पास आता है 6। जब वो उसके लिए दूध नहीं लाया तो उसकी पत्नी नाराज़ हो गई। नाराज़ होने के बाद उसको मनाने के लिए आज़ाद क्या करता है कि चलो जीटी घूमने चलते हैं। वो दोनों जाते हैं जीटी घूमने। जब वो दोनों जीटी घूमने जाते हैं, जब वो दोनों जीटी घूमने गए तो उनके पास क्या आता है, फिर उन्होंने गाना गाया, हम साथ साथ हैं। उन्होंने क्या गाना गाया, हम साथ साथ है। और ऐसा गाना गाते गाते वो कहाँ पहुँच गए, इंडियन रेलवे में। इंडियन रेल में वो लोग बैठ गए और उन्होंने डिसाइड किया, इंडियन रेलवे मतलब क्या हो गया, आई और आर, आई और आर, और हम साथ का क्या मतलब हो गया, एच और एस, ठीक है। इसके बाद इंडियन रेलवे में बैठने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि चलो जोधपुरी क्वीन से मिलने चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जे क्यू। जोधपुरी क्वीन से जब वो मिलने गए तो उनको कहा कि या तो आप कल मिल सकते हो या फिर परसों मिल सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, कल और परसों। फिर उसके बाद अपने पास आता है 11वां कि लाइफ क्या है, लाइफ ओके है। उन्होंने कहा कि लाइफ ओके है और अब हमारे मिलने का मन नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हमारे मिलने का मन नहीं है। तो इस प्रकार से अपने पास इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके अपोजिट अपन को मिल जाते हैं। ये एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से पूछे जाते हैं, वो अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अपन उस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड आएगा, बी का वाई आएगा, सी का एक्स आएगा, डी का डब्ल्यू आएगा, ई का वी आएगा, एफ का यू आएगा, जी का टी आएगा, एच का एस आएगा, आई का आर आएगा, जे का क्यू आएगा, के का पी आएगा, एल का ओ आएगा और एम का एन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इनके अपोजिट्स यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अपोजिट्स अपने ज्ञात कर लिए। एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन है कि जैसे अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग, REASONING, अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो अपन को कोई कहे कि 10 सेकेंड में बताओ कि इनका अपोजिट क्या होगा। जो भी अपन ने अपोजिट सीखा था वो 10 सेकेंड में बताओ कि इनका अपोजिट क्या होगा। तो 10 सेकेंड में बताने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को पता है आर आ गया तो इसका मतलब क्या है, इंडियन रेलवे। तो आर का अपोजिट क्या हो गया, आई। ई का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, वैकेंट। तो ई और वी आ गया। ए का मतलब क्या है, आज़ाद। और आज़ाद आने के लिए क्या आना चाहिए, ए के साथ जेड आना चाहिए। हम साथ साथ जब वो गाना गाएगा तो एस के साथ क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। लाइफ कैसी है, लाइफ ओके है। तो जब लाइफ ओके है तो ओ के साथ क्या आएगा, एल। और जब एन अपने पास आता है तो उन्होंने कहा कि मन नहीं है, तो एन का अपोजिट क्या हो गया, एम। उसके बाद आई, और आई का अपने सिखाई था क्या आता है, आर, इंडियन रेलवेज। और एन का वापस क्या आ गया, एम। और इसी प्रकार जी, मतलब कहाँ जाएंगे घूमने, जीटी हो जाएंगे घूमने। तो इस तरीके से अपन रीजनिंग के अपोजिट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने लिया राजस्थान, ठीक है, मैंने लिया राजस्थान। अब यहाँ पे मेरे को बताना है कि राजस्थान के अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, मतलब अपोजिट अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे। तो मुझे पता है आर है तो आर का मतलब क्या है, इंडियन रेलवेज। तो मैं फटाफट लिख दिया आई। ए है तो ए का मतलब क्या है, आज़ाद। जे है तो उसका मतलब क्या है, जोधपुरी क्वीन से मिलने जा रहा है। ए है तो उसका मतलब क्या है, जेड। एस है तो हम साथ साथ है। टी है तो जीटी से घूमने गए। एच है तो हम साथ साथ है। ए से क्या हो गया, आज़ाद। और एन से क्या हो गया, मेरा मन नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन करते हैं और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। और देखो आप कितनी सी देर में उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाते हो। तो कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए क्या होता है, क्वेश्चन सोल्व तो रीजनिंग होती क्या है कि सोल्व तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कंपटीशन में आपका परीक्षण किस चीज़ का किया जाता है कि कौन कितना जल्दी हल कर सके, कौन कितना जल्दी हल कर सके। उसका मतलब क्या है कि जिसकी
सोचने की शक्ति ज़्यादा होगी या जिसने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करी होगी वही कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट हो पाता है या उसी का सिलेक्शन हो पाता है। अपन को पता है कि एक वैकेंसी के लिए, एक सीट के लिए हज़ारों लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? सिर्फ एक का। तो उस एक ने स्पेशल क्या करा? तो उस एक ने स्पेशल क्या करा था कि जितने भी क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट में होते हैं वो उनको वह घोट के पी गया था। उनकी उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उसका मतलब क्या होता है कि अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, या वो बनाता है उसको सटीक, या उसमें सफल बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को जितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम को फाइट करने के लिए, तो एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे अपन सारे क्वेश्चंस को नहीं ले सकते, यहाँ सारे क्वेश्चंस लेंगे तो अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने सीख लिया कि अपोजिट्स कैसे अपन फाइंड करते हैं। अब अपन देखते हैं कि उन अपोजिट्स के नंबर कैसे अपन निकालते हैं। तो अपने पास है नेक्स्ट कि अपोजिट्स के नंबर कैसे फाइंड करते हैं। जब अपन को नंबर फाइंड करने हैं तो अपन को 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो क्या है, एक तो आप एक शब्द रट लो, ईजोटी। अपन ने क्या शब्द ले लिया? एक EZOTY, मतलब ईजोटी अपन ने एक शब्द ले लिया। अपन ने ये शब्द क्यों लिया? अपन देखते हैं जब ABCD अपन बोलते हैं तो ई कौन से नंबर पे आता है? 5वें पे। Z कौन से पे आता है? 10वें पे। O किस पे आता है? 15 पे। T किस पे आता है? 20 पे। और Y किस पे आता है? 25 पे। तो इस तरीके से अपन ईजोटी से अपन क्या समझे कि ई जो होगा वह 5 पे आएगा और 5 का पहाड़ा अपन बोलते जाएंगे। जेड जो होगा वो 10 पे आएगा, ओ जो होगा वो 15 पे आएगा, टी जो होगा वो 20 पे आएगा और वाई जो होगा वह 25 पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ईजोटी से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे आ रहा है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं सी, दो हो गया अपने पास सी, एम और डब्ल्यू। नेक्स्ट क्या हो गया अपने पास? सी, एम और डब्ल्यू। जब मैं देखता हूँ कि इस सी के अगर मैं इस सी को मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को, इस सी के अगर मैं बीच में एक डंडी खींच दूँ, एक लाइन मैंने सी के बीच में खींच दी, तो अब यह मैथमेटिक्स के किस अंक की तरह अपन को दिख रहा है कि जब मैं इसको पकड़ के घुमाऊंगा, जब मैं इस सी को, मतलब जो अब ई इसको नहीं कहेंगे अपन, यह क्या है वास्तव में क्या था? ये सी था, लेकिन मैथमेटिक्स का अंक बनाने के लिए अपन ने क्या करा? बीच में इसमें एक लाइन खींच दी। तो लाइन खींचने के बाद अपन इसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। जब अपन इसको घुमाएंगे तो यह क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा 3। इसी तरह जब अपन m को घुमाएंगे तो m भी क्या बन जाएगा? 3। और इसी तरह जब w को घुमाएंगे तो w भी क्या बन जाएगा? 3। तो इस तरीके से अपने पास 3 डिजिट प्राप्त होते हैं, 3 3 3। लेकिन यह भी अपने को पता है कि 3 जो अल्फ़ाबेट है वह तीनों एक अंक पे तो नहीं आ सकते 3 पे, तो आएंगे किस पे? वो अपन देखते हैं कि जब c है, c अपन को पता है कि a b और फिर क्या आता है? c, मतलब तीसरे नंबर पे ही आएगा, तीसरे पे ही आएगा। 30 में जब 10 ऐड करेंगे तो 13 पे आएगा और 23 पे ही आएगा। तो सी, एम और डब्ल्यू निकले का क्या मतलब है? जब सी 3 पे आता है तो सी का डिजिट बनाने के लिए अपन क्या कर रहे थे कि इसको घुमा दिए थे, ये लटका हुआ था, इसको अपन ने घुमा दिया तो उसका क्या बन गया? 3 बन गया। और इसी तरीके से इसी की शेप में क्या आ रहा है? एम और डब्ल्यू आ रहा है। जब उनको भी अपन घुमा देंगे तो सी तो तीसरे नंबर पे आता है। इसी तरीके से जब ये भी इनकी शेप भी 3 3 की जैसे बन जाएगी तो तीनों की तरफ अपन क्या लिख देंगे? 3 3 3। अपन को पता है सी 3 पे आता है, लेकिन जब तीनों 3 3 पे आ रहे हैं तो तीनों एक जगह तो नहीं आ सकते ना, तो अलग अलग आने के लिए क्या करेंगे? सी के बाद में एम आता है तो 3 के बाद में 13 ही तो वही संख्या आएगी जिसमें यूनिट डिजिट या लास्ट का अंक क्या होगा? 3। तो सी के बाद में क्या लिख दिया अपन ने? 13, और 13 के बाद में क्या लिख दिया? 23। तो इस तरीके से अपन सी, एम और डब्ल्यू के अंक को अपन याद कर सकते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं, तीसरा है अपने पास आई। ठीक है, अब आई को कैसे याद करेंगे? आई की एक तो आपको पता है शेप, जब अपन इसको कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो आई कैसे लिखते हैं अपन? ऐसा आई अपन ऐसे लिखते हैं। तो यह मैथमेटिक्स में किस डिजिट की ये शेप होती है? यह अपन को पता है कि 9 की शेप होती है। जब यह 9 की शेप होती है तो अपन को यहाँ से पता लग जाता है कि आई की वैल्यू क्या है? आई 9वें नंबर पे उसमें आता है। या इसको अपन इस तरीके भी सकते हैं कि जब अपन को पता होता है कि कोई आपसे पूछते हैं कि क्या आप जानते हो, तो अपन इंग्लिश में अपनी योग्यता दिखाने के लिए कहते हैं कि या आई नो वेरी वेल। तो वहाँ पे अपन क्या बोले कि आई नो, मैं क्या बोला? आई नो। ठीक है, मैं क्या बोला? आई। और जब नो बोल रहा हूँ तो इस नो को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ? नो। तो इस हिसाब से आई 9th नंबर पे आपके आ जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास H और R। अपने पास है H और R। अब H और R को कौन से अंक की तरह दिख रहा है? तो इसमें तो किसी भी अंक की तरफ नहीं दिख रहा। तो दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे?
ये एच इसको अपन ने वापस लिखा, ये आर है इसको अपन ने वापस लिखा। तो जब मैं एच को ऊपर से ऐसे मिला दूँ और आर को भी मैं ऐसे मिला दूँ तो क्या ये आपको 8 की तरह दिख रहा है क्या? जब यह 8 की तरह दिख रहा है, एच आर के पहले आता है तो ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 28। तो इस हिसाब से एच कितना हो गया 18 और आर कितना हो गया आपका 20। सॉरी, ये तो हो जाएगा 8, ये तो कितना हो जाएगा 8 और इसके बाद वाला कितना हो जाएगा 18। तो इस हिसाब से आर कितना हो गया यहाँ पे 18, यहाँ पे आर हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं के अपने पास ऐसे आता है, ठीक है। के अपने पास जब ऐसा आ रहा है तो के की एक तो लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन कैसी है, ऐसे करके ऐसे। तो जब अपन इस लाइन को सीधी ऐसे कर दे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से के कितने पे आ जाएगा 11 पे। के कितने पे आ जाएगा 11 पे। तो इसी अकॉर्डिंग जब अपन देखते हैं तो अपने पास अब कौन कौन सी संख्या बची, अपन देखते हैं u v w x y और z और y का अपन को पता है कि लास्ट का है तो यह 26 का आएगा और यह है 25 का आएगा। x का क्या है और w का अपन को पता लग गया। w का अपन को कैसे पता लगा था, c m और w जब 3 की शेप में दिख रहे हैं तो यह हो गया 3, यह हो गया 13 और ये कितना हो गया 23। तो इस हिसाब से अपन को w का क्या पता लग गया 23। x अपन कैसे देखते हैं, कैसे बनता है, x कैसे बनता है एक लाइन एक लाइन एक लाइन और एक लाइन, मतलब 4 लाइन से बनता है। जब ये 4 लाइन से बन रहा है तो x कैसे लिखा जाएगा 24। v को कितने लाइनों से बनता है, v बनता है 1 और 2। जब 2 लाइनों से v बन रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 और u को अपन एक बार ही बना देते हैं तो यहाँ पे u कितना हो जाएगा 21। तो इस तरीके से अपन इन अल्फ़ाबेट्स को याद कर सकते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन दिखते ही अपन इससे आंसर लिख सकें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की रीजनिंग की क्लास, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे चलेंगे, इसके आगे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसी अल्फ़ाबेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, मस्त रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।